everyone, welcome to Mangled Brains. This is Shubha Kaushik again और हम सब आ गए हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165। जी हाँ, आप चाहें तो उसको 165 भी कह सकते हैं या फिर आप उसको ट्रेडिशनली 165 भी कह सकते हैं, या कुछ लोग तो उसको 165 भी कहते हैं। भैया अलग अलग लोग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका जो मन करे आप वो बोलिए, लेकिन होगा यही 165। देखिए मैंने भी अलग से बोल दिया है। तो भाई क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 चैप्टर नंबर 11 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 2 चल रहा है। मैम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। मैं जानती हूं कि ये दौड़ रहा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, और इसी दौड़ में हम आगे आ चुके हैं किस पे? असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। जी हाँ, प्रैक्टिस एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग सीरीज थी। तो अब बारी आ चुकी है आप सबके लिए असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को प्रस्तुत करने की। चलिए आइए, इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे इंटायर सेशन में आगे बढ़े, मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि mangelbrains.com आपके लिए लेके आया है ई नोट्स पे ऑफर। जी हाँ, अभी www.mangelbrains.com पे चल रहा है बहुत ही धमाकेदार ऑफर। बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ई नोट्स को ग्रैब करने पे। और भाई ई नोट्स को अभी भी ग्रैब नहीं किया तो एग्जामिनेशन में करोगे क्या? तब बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचोगे कि काश mangelbrains.com पे जाके ई नोट्स को तब ग्रैब कर लिया होता, उससे पढ़ लिया होता, तो शायद आज मैं एग्जामिनेशन में ऐसा ना बैठा होता, लिख रहा होता या लिख रही होती। तो भाई हम आपके लिए लेके आए हैं ई नोट्स फॉर एवरी क्लास, क्लासेस केजी टू क्लास 12। प्लस ई नोट्स के साथ साथ हम आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कंटेन करते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस एंड सैंपल क्वेश्चंस भी। सैंपल क्वेश्चंस जो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा एक्सेलरेटिंग बनाएगा। तो भाई इस पूरी की पूरी जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं है, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। इस एंटायर सेशन को कंप्लीट कीजिए। इस एंटायर क्लास के बाद फटाफट से सबसे पहला काम क्या करना है? ब्राउजर्स खोलिए। जी हाँ, ब्राउजर्स खोलिए, उस पर टाइप इन कीजिए www.mangelbrains.com और आप इन सारे के सारे ई नोट्स को एंड ई बुक्स को वहां पे देख सकते हैं। देखना ही नहीं है, परचेज भी कर सकते हैं। और भाई वहां पे आपको एक वीडियो अगर नहीं डला होगा तो बहुत जल्द मिल जाएगा। एक वीडियो मिलेगा जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि mangelbrains.com पे आप कैसे ई नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 11। आइए क्वेश्चन 1, बिलो इज पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट। ये बात तो हम सब जान गए हैं भाई, अगर आप नहीं भी बताते तब भी समझ आ रहा है कि एक बड़ी सी स्प्रेडशीट का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लाकर रख दिया है। ठीक है, रख दिया है। बिलो इज पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट which contains the data about the sales of sandwiches। अरे भाई सैंडविच किसको पसंद नहीं आता है? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको सैंडविच पसंद ना आता हो। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं भी तो इस डेटा को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सैंडविच खाना शुरू कर दोगे भाई। चलो आओ, तो ये एक पूरा का पूरा डेटा है जो बता रहा है सैंडविचेस की सेल्स के बारे में। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द सेल्स ऑफ सैंडविचेस इन हिलटॉप हाई स्कूल। भाई स्कूल में सैंडविचेस मिल रहे हैं। अब तो इस क्वेश्चन को मैं इतने दिलो जान से लगाऊंगा ना कि भाई ये क्वेश्चन का एक भी पार्ट मेरे से गलत नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की भरमार हो जाएगी मेरी तरफ से। मैम डोंट वरी, ये बात मैं जानती हूँ, यही सोच रहे हो आप। चलिए आइए डेटा अबाउट द सेल्स ऑफ सैंडविचेस। अलग अलग सैंडविचेस हैं जो आपको हिलटॉप हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। मैम काश हमारे स्कूल की कैंटीन में इतने सैंडविचेस होते। अगर इतने, हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में ये सारे के सारे सैंडविचेस अवेलेबल हों। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे कैंटीन में ये सैंडविचेस अवेलेबल नहीं होती हैं। तो बच्चा लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सैंडविचेस का डेटा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया ना। चलिए इस डेटा को देखते हैं। आइए, फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस कौन कौन सी हैं? बॉइल्ड पोटैटो, चीज कैप्सिकम, बढ़िया, बनाना चीज सेव, पोटैटो अनियन टमेटो। वाह, ये अलग ही है, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि ऐसी सैंडविच जिसमें आपको पोटैटो भी मिलेगा, अनियन भी मिलेगा और टमेटो भी मिलेगा। ऑब्वियसली मैक्सिमम जो रियल सैंडविच हम खाते हैं, ये तो एक हाइपोथेटिकल डेटा है, जो रियल सैंडविच हम खाते हैं उसमें पोटैटो तो रहता ही रहता है। कभी कभार कट स्लाइसेस में, लाइट स्लाइसेस या थिन स्लाइसेस में हमको टमेटोज भी मिलते हैं, और अनियन तो मैंडेटरी है भाई,
बिना अनियन के सैंडविच नहीं बनता। तो चलो एक इन्होंने कैटेगरी बना दी है, पोटैटो अनियन टमेटो, कोई बात नहीं। कैबेज चीज, ऐसा सैंडविच जिसमें आपको मिलेगा कैबेज एज वेल एज चीज, सैलेड, टमेटो, ट्यूना एंड अनियन, ये सारे के सारे आपके अलग अलग सैंडविचेस के वैरायटी हैं। ओके, इन सैंडविच की कॉस्ट क्या है? बॉइल्ड पोटैटो की 13, चीज का 26, अलग अलग सैंडविच की कॉस्ट लिखी हुई है। मतलब कि इन सैंडविचेस को बनाने में जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि जो हमारे कैंटीन ओनर हैं या जो कैंटीन के वर्कर्स हैं, उनको इन पर्टिकुलर सैंडविचेस को बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद ये कितनी प्राइस में इन सैंडविचेस को बेचते हैं। भाई दो तरीके की प्राइसेस होती हैं। आप सब अभी क्लास 9th में हैं, बहुत हाई चांस है कि आपने इन दोनों प्राइसेस के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चिंता नहीं करो, क्लास 10th में आते आते आप इन दोनों प्राइसेस को बहुत जल्द सुनोगे। और उससे पहले मैं ही आपको इन प्राइसेस के बारे में बता देती हूँ। चलिए आइए। भाई दो प्राइस होती हैं, हमेशा दो प्राइस होती हैं। कौन कौन सी प्राइस होती है मैम? भाई एक होती है कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस? एक होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। तो भाई एक अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है तो एक होगी हमारी सेलिंग प्राइस। एक और प्राइस होती है, लेकिन उसके बारे में अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सैंडविचेस की बात कर रहे हैं, तो सैंडविचेस में कोई भी मोल भाव नहीं होता। आपने एक चीज नोटिस की है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहां पे किसी गारमेंट की शॉप पे जा रहे हैं या किसी प्लास्टिक की शॉप पे जा रहे हैं, टेक्सटाइल्स की शॉप पे जा रहे हो, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत मोल भाव कर भी लेते हो। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, किसी खाने के प्लेस में जा रहे हो, उनका जो पर्टिकुलर डिश का जो प्राइस है, उसी प्राइस पे आप डिश को लेते हो। आप क्या उसमें कुछ मोल भाव कर पाते हो कि भाई अगर 70 रुपीस की कोल्ड कॉफी है, अगर 70 रुपीस की कोल्ड कॉफी है, तो भाई अगर 70 रुपीस पे कर पाओ तो कोल्ड कॉफी पियो, और अगर नहीं कर पाओ, और अथवा अगर आप नहीं कर पाओ तो कोल्ड कॉफी आप नहीं प्रेफर करेंगे। रेस्टोरेंट में या मैक्सिमम जो खाने की चीजें होती हैं उसमें आप मोल भाव नहीं कर पाते हो। तो भाई दो प्राइसेस होती हैं, एक का नाम है आपका कॉस्ट प्राइस और एक का नाम है आपका सेलिंग प्राइस। अब मैम ये क्या कहलाती हैं और आप हमें इस बारे में क्यों बता रहे हो अभी से? ये दोनों प्राइसेस के बारे में मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूं क्योंकि इन दोनों प्राइसेस पे आपका क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। चलिए आइए कॉस्ट प्राइस क्या होती है? सबसे पहले तो हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक प्रोडक्ट है P1। क्या है? P1। मेरे पास एक प्रोडक्ट P1 है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। जस्ट अंडरस्टैंड दैट, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं अपने आप को यहां पे बना लेती हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई एम अ बिजनेसमैन, और कह लीजिए आई एम अ बिजनेस वुमन। हमेशा बिजनेसमैन ही क्यों हूं, है ना? आई एम अ बिजनेस वुमन और मेरे पास एक प्रोडक्ट है P1। मुझे एक P1 प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, मुझे इस P1 प्रोडक्ट को क्रिएट करने में कितना कॉस्टिंग आया है? मतलब कि अगर मैं कोई एक गारमेंट बनाना चाहती हूँ, ठीक है, मेरी एक कंपनी है और मेरी जो कंपनी है वो टेक्सटाइल में है, टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल में काम करती है, और हम कुछ कुर्ताज या सूट्स या जीन्स या जेंट्स में या मेन सेक्शन में अगर हम चले जाएं तो उनके सूट्स, उनकी शर्ट्स वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो चलो एक किसी प्रोडक्ट को मुझे बनाना है। सपोज करो मुझे जस्ट लुक हियर, मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है मेन शर्ट। मुझे एक मेन शर्ट बनाना है और इस शर्ट को फिर मैं मार्केट में अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। मेन शर्ट को जब मैं बनाने की कोशिश करूंगी तो मुझे किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा? मैं एक बिजनेस वुमेन हूं और मैं मेन शर्ट में बिजनेस करती हूं। मैं मेन की शर्ट अलग अलग साइजेस में बनवा कर मार्केट में सेल करती हूं, ठीक है। अब इस एक मेन शर्ट को बनाने में मुझे कितना पैसा लगा है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैंने क्या किया होगा? इस P1 को लगाने में, इस P1 को बनाने में मुझे क्या क्या चाहिए रहा होगा? इसमें मुझे चाहिए रहा होगा क्लॉथ चाहिए रहा होगा। पहले तो मुझे पूरा क्लॉथ लेना पड़ेगा। उसके बाद चाहिए रहेगा मुझे क्या? उसके बाद चाहिए रहेंगे मुझे डिजाइनर्स। डिजाइन, क्या डिजाइन होगी? एक शर्ट को हम अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, अलग अलग, तो हमको डिजाइनर्स की जरूरत है। प्लस इसके साथ मुझे क्या चाहिए रहा होगा? इसी के साथ मुझे चाहिए रहा होगा लेबर। भाई अब मैं एक बिजनेस वुमेन हूं
तो मैं ही तो शर्ट बनाने बैठ नहीं जाऊंगी, मेरे अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे और उन एम्प्लॉयज से मैं ये पर्टिकुलर जो शर्ट है वो डिजाइन करवाऊंगी। पहले मुझे चाहिए रहेंगे क्लॉथ, फिर चाहिए होगा मुझे डिजाइन कि मैं किस तरीके की शर्ट बनवाना चाहती हूँ, और उस पर्टिकुलर तरीके से शर्ट को बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए होंगे। तो इन तीनों की कॉस्टिंग मिला के देखो भाई, लेबर अगर मेरे लिए काम करेगी तो मुझसे सैलरी भी लेगी कि नहीं लेगी। तो भाई इन तीनों की कॉस्टिंग को मिला के इस प्रोडक्ट P1 का जो प्राइस पड़ा मुझे, P1 का जो मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ा है, P1 का जो मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ P1 मुझे कितना पड़ा है, सपोज करो X रुपीस। कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, मुझे ये पड़ा है X रुपीस, ठीक है, X रुपीस मुझे पड़ा। मतलब एक मैन की शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए मुझे X रुपीस पड़े हैं, या X ना करके मैं इसको बोलने वाली हूं चलो 100। एक शर्ट बनाने की जो कॉस्टिंग आई है मेरी, वो कितनी आई है, कितनी आई है, 100 रुपये आई है। मतलब इस 100 रुपये में मैंने कपड़ा भी खरीदा, मैंने डिजाइनर्स को भी पे किया इस एक शर्ट के लिए। और केवल एक ही शर्ट तो बनती नहीं है मेरी फैक्ट्री में, ऐसी ना जाने कितनी शर्ट्स बनेंगी, लेकिन अगर एक शर्ट की बात करूं तो एक शर्ट की कॉस्ट मुझे 100 रुपये पड़ रही है, क्योंकि इसी में उसका क्लॉथ भी आ रहा है, हमारे डिजाइनर्स को भी हमने पे किया है, और इसी के साथ साथ हमने अपने लेबर जो कि डिजाइन कर रहे हैं, जो कि उस शर्ट को सिल रहे हैं, उनकी भी कॉस्टिंग पड़ रही है। तो एक शर्ट मुझे, आई एम अ बिजनेस वुमेन, मुझे 100 रुपए की पड़ेगी। और क्योंकि मैं एक बिजनेस वुमेन हूं, मैं बिजनेस करना चाहती हूं, और बिजनेस का मतलब हमेशा क्या होता है, बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस करता किस लिए है, किस लिए बिजनेस करता है भाई, कितने भी बिजनेसमैन को देख लो आप, करता किस लिए है, एक चीज के लिए। और वो चीज क्या है आपकी, वो चीज है आपका प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करो उससे दुगना आपको मिल जाए। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस मुझे इस एक शर्ट की 100 रुपए पड़ी, और मार्केट में मैंने क्या किया, अब भाई 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो उससे ज्यादा की ही बेचूंगी, तभी तो मेरे सारे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। तो मैंने इसी शर्ट को मार्केट में, इसी शर्ट को, दैट इज प्रोडक्ट P1, इसी शर्ट को मैंने मार्केट में कितने का उतारा, यू नो दैट, मैंने इसी शर्ट को मार्केट में जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, इसी शर्ट को मैंने मार्केट में 300 रुपए का उतारा। मतलब सीधा सीधा 200 रुपए का फायदा एक शर्ट में, जहां पे बीइंग अ बिजनेस वुमेन, जहां पे मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा, मुझे 100 रुपए खर्च करने पड़े, उसको मार्केट में सेल करने पर मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ है। भाई जितना सेलिंग प्राइस मेरा, जितना मुझे पैसे लगे वो तो मुझे मिले ही मिले, 100 रुपए तो मुझे गेन हुए ही हुए, प्लस उसके ऊपर 200 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे मिला। 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने का प्रॉफिट है मुझे यहाँ पे, प्लस 200 का प्रॉफिट है। कितने का, प्लस 200 का प्रॉफिट है। तो ये होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। किसी चीज में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, और उसी चीज को लेने के बाद मैंने उसे दूसरे को कितनी प्राइस में बेचा, that becomes the selling price. The cost price is the price of the customer or the price of a product जो मुझे पड़ा है, और उस प्रोडक्ट को मैंने हाई प्राइस पे या उससे भी लोअर प्राइस पे मैंने कितने का बेचा है, that becomes the selling price of that product. Okay, P1 की cost price है, the cost price of the P1 is the price which is there for the customer. No, which is there for the business woman. Business woman होने के नाते मुझे ये चीज कितने की पड़ी है, वो मेरे लिए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और मैंने उसको कितनी चीज में बेचा है, वो उसकी सेलिंग प्राइस है मेरे लिए। क्लियर हुआ। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं और डिटेल में बताऊंगी तो ये तो और भी ज्यादा डीप है, कि मतलब मेरे लिए ये कॉस्ट प्राइस थी और ये मैंने उसकी सेलिंग प्राइस रखी है। जो इसको 300 रुपए में खरीदेगा, अब समझना, जो इसको 300 रुपए में खरीदेगा उसके लिए अब इसकी वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये और भी ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हम मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड एम यही था कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस बता सकूं। चलिए आइए, ओके तो भाई अब समझ आएगा कि सैंडविच का, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा डेटा अच्छे से समझ आ जाएगा। अलग अलग सैंडविचेस हैं, अलग अलग सैंडविचेस की वैरायटीज हैं, और अलग अलग सैंडविचेस जो हमारे कैंटीन ओनर है हिल टॉप हाई स्कूल के, उनको अलग अलग सैंडविचेस इतने की पड़ी हैं। और उन्होंने इन सारी सैंडविचेस को जब बनाया तो इतना इतना प्राइस लगा, और इन सैंडविचेस को उन्होंने इतनी इतनी प्राइस पे बेचा है। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी हर एक सैंडविच की, इतनी इतनी। हर एक सैंडविच को कितने में बेचा है, इतना इतना।
प्रेडिक्टेड सेल्स कितनी है भाई, कितनी है? देखो 18, 12, 44, देखो जरा 31, मतलब कि एक बॉइल्ड पोटैटो 13 रुपए का हमको पड़ा है और हमने उसको 25 में बेच दिया, 25 में बेच दिया। और 25 में ऐसे कितने बेचे, 25 में ऐसे कितने बेचे? प्रेडिक्टेड सेल्स हमने क्या किया था कि कम से कम 18 पीसेस तो इसके जाएंगे, मतलब कि एक बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच अगर आप बनाते हो तो वो 13 का मुझे पड़ रहा है। उस एक बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच को मैं 25 रुपए में बेचूंगी, ठीक है। और हमने ऐसे कितने बनाए थे, कितने बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच बनाए थे? हमने ऐसे 18 बॉइल्ड पोटैटो सैंडविचेस बनाए थे। एक्सपेक्ट किया था कि ये 18 के 18 बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच हमारे बिक जाएंगे कितने रुपए में? 25 रुपए में। हर बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच हमारा 25 रुपए में बिकेगा। कितने? 18 बिकने थे, लेकिन बिके कितने? 12, ठीक है। बिकने थे 18, दैट इज द प्रेडिक्टेड सेल्स। हमने प्रिडिक्शन किया था कि हम 18 बॉइल्ड पोटैटो सैंडविचेस बनाएंगे तो हमारी इतनी इनकम होगी, लेकिन बिके एक्चुअल में कितने? 12 बॉइल्ड पोटैटो सैंडविचेस। तो एक्चुअल इनकम हमारी क्या हुई? एक्चुअल सेल्स हमारी 12 की हुई, तो टोटल इनकम हमारी 144 हो गया। क्लियर? अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैम कैसे हो रहा है, क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है, किसके बीच में इनटू हो रहा है, किसके बीच में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इतना दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चंस पे पहले आते हैं, फिर इस शीट को हम अच्छे से धुलने वाले हैं। डोंट वरी, चलिए आइए आगे बढ़ लें। अब पार्ट्स के आगे आइए भाई, पार्ट्स पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 4, मतलब इस क्वेश्चन में होने वाले हैं 4 पार्ट्स बेस्ड ऑन अबव स्प्रेडशीट, ठीक। List 2 ways in which the cells in the first row have been formatted. भाई फर्स्ट रो देख लें इसका। ओके, इस पूरे के पूरे देखो, फर्स्ट रो जो है, दो तरीके बताओ कि हम ये फर्स्ट रो के जो सेल्स हैं, इस फर्स्ट रो के जो सेल्स हैं उनको हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। टेल अस 2 ways। चलिए आइए, लिस्ट 2 ways in which the cells in the first row have been formatted। आइए, 2 ways in which the cells in the first row have been formatted are the cells B2, C2 and D2 are merged। क्या बोल रहा है कि भाई B2 सेल, C2 सेल और D2 सेल को हमने मर्ज करके रखा है। चलो, the text has been made bold and in uppercase, ठीक है। टेक्स्ट जो इस पर्टिकुलर रो में, दैट इज रो 1 में, फर्स्ट रो में, पहली रो में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने बोल्ड कर दिया है और उसको अपर केस में लिख दिया है। तो भाई एक बात बताइए, क्या क्या दिया हुआ है? B2 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है। कहता है कि B2, C2, D2 जो सेल्स हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं। चलिए देखें, क्या देख लेते हैं भाई, क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? देखते हैं, आइए। ओके, B2, C2 एंड D2। अब देखो, अब यहाँ ना देखो, मैं किसी भी ऑथर को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी ऑथर, पर मैंने खुद ये चीज नोटिस की है कि जो बुक हम प्रेफर कर रहे हैं उसके मैक्सिमम एक्सरसाइजेस में बहुत एरर्स हैं, बहुत एरर्स हैं। अब आप देखिए, एक्चुअल में इन्हें सेकंड रो लिखना चाहिए था। मैंने ये चीज़ वहाँ पे पॉइंट आउट कर ली थी, लेकिन मैंने ये चीज़ आपके सामने लानी थी, इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ लिखा जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए ज़रा, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट रो, लिस्ट 2 ways in which the cells in the first row have been formatted। तो फर्स्ट रो के हिसाब से हमारी कौन सी रो होगी? फर्स्ट रो के हिसाब से तो हम इसी रो को मानेंगे ना, दिस इज द फर्स्ट रो। ये हमारी फर्स्ट रो है भाई, लिखा हुआ भी है, देखो ये फर्स्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो ध्यान से, तो हम तो इसी को मानेंगे ना। लेकिन एक्चुअल में ये पता क्या कहना चाहते थे? ये हमसे ये कहना चाहते थे, इस एंटायर टेबल की जहां से शुरुआत हुई है, इस पूरे के पूरा डेटा को लिखने की जहां से शुरुआत हुई है, फर्स्ट रो ऑफ द टेबल या फर्स्ट रो ऑफ द डेटा, जो आपका डेटा है भाई, जो आपका डेटा है उसकी फर्स्ट रो, जो आपका डेटा है उसकी फर्स्ट रो, तो मतलब हमारे वर्कशीट की सेकंड रो की बात चल रही है। तो भाई सेकंड रो के हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग बता दी। अब फर्स्ट रो में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फर्स्ट रो में कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरे सेल्स खाली हैं, तो ये ना कुछ एरर्स हैं जो आपको आपकी बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। इन एरर्स को मैं ज़रूर आपके सामने इसलिए डेलिबरेटली लेके आई हूँ, जिससे कि अगर आप इन क्वेश्चंस को आगे चल के बुक्स में रेफर करते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है और लिख क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है, लिस्ट 2 ways in which the cells in the first row of the data,
जो डेटा जहां से एंटर होना शुरू हुआ है उसकी फर्स्ट रो हैव बीन फॉर्मेटेड। तो क्या लिखा हुआ था, B2 C2 D2, मतलब एक्चुअल में हम यहाँ पे रो 2 की बात कर रहे हैं। तो B2 सेल, C2 सेल एंड D2 सेल, B C D कौन सा 2, B2 C2 D2 जो सेल्स हैं उनको आपस में हमने मर्ज कर रखा है। चलो एक ये फॉर्मेटिंग है, एक ये फॉर्मेटिंग है, देखते हैं कि ये फॉर्मेटिंग सही है या नहीं है, ये फॉर्मेटिंग सही है या नहीं है, देख लीजिए देख लीजिए। हाँ जी भाई बिल्कुल सही है। देखो B2 सेल C2 सेल, देखिए इसको ध्यान से, देखिए इसको ध्यान से, B2 सेल C2 सेल एंड D2 सेल, देखो एक ही बना हुआ है, देखो इसको ध्यान से। बीच में देखो ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, इनको मर्ज करके रखा हुआ है। देखो ये बीच में लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस आ रही हैं, लेकिन क्या इस B2 C2 इस B2 C2 और D2 के बीच में लाइन दिख रहा है? नहीं, मतलब B2 C2 D2 को मर्ज करके रखा है। चलो ये बात ठीक है। और इन्हीं मर्ज सेल में जो हमने डेटा दिया हुआ है उनको हमने रेस्ट ऑफ द डेटा से ज्यादा बोल्ड करके रखा है और उनको हमने अपर केस में लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा डेटा हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है बंधु। क्या होता है अपर केस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपर केस? अपर केस स्टैंड्स फॉर राइटिंग समथिंग इन कैपिटल लेटर्स। भाई दो टर्म्स होते हैं, अगर अभी तक नहीं जानते थे तो आज जान लो। दो केसेस होते हैं, हमेशा दो केसेस होते हैं, और कंप्यूटर के अंदर तो आप इन केसेस से बहुत ज्यादा मिलने वाले हो। अभी आप क्लास 9th में हो तो हो सकता है आपने इतना इनके बारे में नहीं जाना हो, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, कंप्यूटर में दो केसेस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अपर केस, कौन सा केस? अपर केस। और एक होता है हमारा लोअर केस। भाई साहब दो केसेस हैं, दो केसेस हैं, अपर केस है और लोअर केस है। अपर केस से हमारा क्या तात्पर्य है? अपर केस से हमारा क्या तात्पर्य है? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कहीं भी लिखा मिल जाए ना कि एनी टेक्स्ट इज इन अपर केस, दैट मीन्स द टेक्स्ट इज इन अपर केस, उसका मतलब है कि आपका टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में हैं। दैट इज फ्रॉम कैपिटल, दैट इज फ्रॉम कैपिटल कैपिटल A to Z, कैपिटल A to Z यही दिया हुआ है। कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक के सारे कैरेक्टर्स आपको अपर केस में मिल जाएंगे। बात करेंगे अब हम लोअर केस की। ठीक है मैम, लोअर केस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी भी टेक्स्ट डेटा में, किसी भी टेक्स्ट डेटा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक लाई करेंगे। सो दीज आर द टू केसेस यू विल फाउंड फ्रीक्वेंटली इन द कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक्स। कोई भी डेटा या तो अपर केस में हो सकता है या लोअर केस में हो सकता है या फिर सेंटेंस केस में भी हो सकता है, टॉगल भी है। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हमारे अपर केस, लोअर केस और एक और केस है सेंटेंस केस, वो होते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ लें, फिर आगे बढ़ लें। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी समझ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। कैन यू प्रिडिक्ट आफ्टर लुकिंग एट द अबव वर्कशीट वेदर द वैल्यूज शोन इन द रेंज B4 से F15 तक? एक रेंज दिया हुआ है हमें। अच्छा पहले ये देख लो कि इस रेंज को देखकर हमें एक्चुअल में जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, जो ये वर्ड लिखा है इन्होंने प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, फ्यूचर के बारे में बताना। क्या आप इन रेंज को देख के बता सकते हो कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा, वैसे से वैसा हो जाएगा? दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है चीजों के अंदाजे लगाने, चीजों के तकाजे लगाने। तो इस रेंज को देखकर क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट द वैल्यूज शोन इन रेंज दिस हैव डिफॉल्ट अलाइनमेंट और अ डिफरेंट वन गिवन थ्रू फॉर्मेटिंग। भाई पहले रेंज लिख लो, रेंज लिख लो पहले। रेंज हमको क्या दी गई है? हमें कौन सी रेंज पे ध्यान देना है? हमें कौन सी रेंज पे अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है? क्या करना है? केंद्रित करना है भाई। F4 से लेके F15 तक, F4 से लेके F15 तक ये हमारे पास एक रेंज दी हुई है और इस रेंज को हमें यहाँ पे देखना है। F4 से लेके F15 में जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी ये सेल्स हैं B4 से लेके F15 तक, इन सारी की सारी सेल्स में जो वैल्यूज हैं, क्या ये सारी की सारी वैल्यूज डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग रखती हैं?
जितनी भी सेल हैं उनकी जो अंदर टेक्स्ट वैल्यूज हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, क्या उनमें अभी भी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट है? फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर उनके अलाइनमेंट को आपने फॉर्मेटिंग करके चेंज किया है? चलिए आइए, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन हो भाई, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। चलिए आइए, हमारे पास रेंज क्या है? क्या रेंज है हमारे पास? हमारे पास रेंज है B4 से लेके F15। तो भाई B4 देख लें क्या? B4 आ गया ये, मतलब B4 से लेके F15 यहाँ पे आइए, इस पूरी की पूरी रेंज को हमें यहाँ पे टारगेट करना है। आ जाओ, अब देखो इसको ध्यान से भाई, इस पूरी रेंज में B4 से लेके F15 तक, देखो ये 15th है, देखो ये 15th है, 15th रो है, ठीक है भाई। इस पूरी रेंज में अब आप बताएंगे, आप इतने सारे टॉपिक मुझसे पढ़ चुके हैं, MCQs लगा चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगा चुके हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स तक लगा चुके हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे के पूरे रेंज में कौन सा अलाइनमेंट है? दो ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस, बताओ जल्दी से भाई। पहला, पूरे में क्या डिफॉल्ट अलाइनमेंट चल रहा है? पूरे में क्या डिफॉल्ट अलाइनमेंट चल रहा है, या फिर हमने फॉर्मेट करके उसको चेंज किया है? देखो ये बात तो हम सब समझ चुके हैं, ये बात तो हम सब समझ चुके हैं कि पूरे सेल रेंज में जितनी भी वैल्यूज हैं वो राइट अलाइंड है। कैसी हैं? देखो राइट अलाइंड है अपने अपने सेल्स में, अपने अपने सेल्स में राइट अलाइंड है भाई, ठीक है मैम, मान ली हमने बात, भाई मैम हमने आपकी बात मान ली, क्या बुरा है भाई कि ये जो सेल्स के अंदर वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग दी गई है या फिर इनको फॉर्मेट करके हमने अलग से इसमें राइट अलाइनमेंट दिया हुआ है? ये बात तो हम सब समझ चुके हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं B4 से लेके F15 तक जितनी भी वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और ये अपने अपने सेल्स में राइट अलाइंड हैं। ये बात हम सब जान चुके हैं, लेकिन ये जो राइट अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट है या फॉर्मेटिंग करके हमने किया है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो क्या आंसर बताया है इस पूरे इंटायर रेंज में? दैट इज आवर रेंज फ्रॉम B4 टू F15। जी हाँ, B4 से लेके F15 का ये पूरा जो हमारा रेंज है, इसमें हमें कुछ डेटा वैल्यूज देखने को मिली एंड सारी की सारी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज ही थी। हर सेल में एक ना एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको देखने को मिल रही है जो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। मैं आशा करती हूं कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आए जो इन पर्टिकुलर सेल्स के बीच के रिलेशन को दिखा सकें। लेकिन भाई यहां पे क्वेश्चन क्या हो रहा है? यहां पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि इस एंटायर रेंज के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं, क्या पहली बात तो ये सारे की सारी डेटा वैल्यूज हमारी राइट अलाइंड हैं? तो ये जो फॉर्मेटिंग है या जो दिख रहा है आपको, जो ये जो अलाइनमेंट दिख रहा है, ये आपके हिसाब से डिफॉल्ट अलाइनमेंट है या आपने अलग से, या यूजर ने जब ये रिकॉर्ड बनाया था, हिल टॉप स्कूल वालों ने की जो कैंटीन है उन्होंने जब ये रिकॉर्ड बनाया था तो अलग से इन्होंने इन सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज को अलग से राइट अलाइन किया है यूजिंग द फॉर्मेटिंग टेक्निक। तो भाई आंसर्स क्या होंगे? मुझे उम्मीद है कमेंट सेक्शन में सही आंसर्स आ चुके होंगे। तो भाई ऑब्वियसली इसमें कोई दौराहा ही नहीं है, हम सब ये बात जानते हैं, कि बाय डिफॉल्ट कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी सेल में जो वैल्यू होती है, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट अलाइन ही होती है। अलग से हमें राइट अलाइनमेंट करने की, अलग से ये फॉर्मेटिंग करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफॉल्ट अलाइनमेंट। क्या होगा? डिफॉल्ट अलाइनमेंट। तो देख लें क्या क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए, can you predict after looking at above worksheet whether the values shown in the range B4 से B15 तक have default alignment or a different one given through formatting? भाई हम सब जानते हैं the values shown in the range B4 से लेके F15 तक have कौन सा alignment भाई? कौन सा alignment? Default alignment।
जितनी भी ये वैल्यूज हैं इन पर डिफॉल्ट अलाइनमेंट ही दिख रहा है। तो वैल्यू शोन इन द रेंज B4 से लेके F15 हैव डिफॉल्ट अलाइनमेंट एज द नंबर्स। किसी भी सेल के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, किसी भी सेल के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं कैल्क सॉफ्टवेयर में, वो हमेशा आपके बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड ही होती है। बाय डिफॉल्ट यही लिखा हुआ है। और अगर आप ये बात भी नहीं जानते थे तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने मेरी प्रीवियस एक भी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने चैप्टर की बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग में आपको बताया था। जी हाँ, इससे यही समझ में आता है। चलिए आ जाइए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफॉल्ट अलाइनमेंट। आइए थर्ड पार्ट पे, व्हाट ऑप्शन और सेटिंग हैज बीन चोजन फॉर B3 to F3। ठीक है, क्या बताना है हमको? कौन सा ऐसा ऑप्शन या कौन सी ऐसी सेटिंग हमने चूज की है B3 से लेके F3 रेंज में, दैट दे आर एबल टू डिस्प्ले मल्टीलाइन टेक्स्ट इन दी सेल्स। ओके, मतलब कि B3 से लेके F3 तक ये जो हमारी रेंज है, इसमें हमने ऐसा क्या काम किया है कि इस सेल के अंदर जो टेक्सचुअल डेटा है वो मल्टीलाइन है। क्या है? इन सारे के सारे सेल्स के अंदर, इन सारे के सारे सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट है, इन सारे के सारे सेल्स मतलब B3 से लेके F3 तक जितने भी सेल्स हैं, इन सारे सेल्स में आपको मल्टीलाइन टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। कैसा टेक्स्ट भाई लोग? कैसा टेक्स्ट? मल्टीलाइन टेक्स्ट। कौन सा? मल्टीलाइन टेक्स्ट। मल्टीलाइन टेक्स्ट। तो भाई क्या तात्पर्य होता है मल्टीलाइन से? मल्टीलाइन का मतलब है कि आपके एक सेल में अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप जितना बड़ा लेंथ का टेक्स्ट है उतना ज्यादा उस सेल के कॉलम का विड्थ बढ़ाते जाइए कि पूरा का पूरा आपकी वो टेक्स्ट वैल्यू, अगर 100 वर्ड्स का एक टेक्स्ट वैल्यू आप दे रहे हो कैल्क के अंदर, क्या आप एक सेल के अंदर, कैल्क में एक सेल के अंदर क्या आप 100 वर्ड्स का एक सेंटेंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वो भी एक टेक्स्ट वैल्यू है। लेकिन अगर 100 वर्ड्स आपको एक छोटे से सेल में, इतना सा रहता है एक सेल, डिफॉल्ट सेटिंग इतनी रहती है एक सेल की, इतना सा। देखो C3 सेल पे आ जाए, C3 सेल की ये है आपकी डिफॉल्ट सेटिंग, ये आपकी C3 सेल की डिफॉल्ट सेटिंग है। अब भाई इतने से सेल में, इतनी सी विड्थ में 100 वर्ड्स का एक लॉन्गर टेक्स्ट कैसे समाएगा? क्या ये बात जानते हो? हाँ मैम, हम जानते हैं। हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे C3 पे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, C3 पे मतलब C कॉलम पे अगर आप जाएंगे, C3 सेल हमारी C कॉलम में लाई करता है, C3 सेल हमारा C कॉलम में लाई करता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भाई अगर C3 सेल है तो ये हमारे C कॉलम में लाई करेगा, ये हमारे C कॉलम में लाई करेगा। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब इस C3 सेल के अंदर अगर मुझे 100 वर्ड्स का टेक्स्ट वैल्यू डालना है तो मैं अपने कर्सर को इस C सेल के यहाँ पे लेके जाऊंगी, यहाँ पे लेके जाऊंगी और यहाँ से स्ट्रेच करना शुरू करूंगी। क्या करना शुरू करूंगी? स्ट्रेच करना शुरू करूंगी। तो क्या होगा? अल्टीमेटली होगा क्या कि मेरे C कॉलम का ये जो विड्थ चला आ रहा था, ये जो विड्थ चला आ रहा था, अब यही विड्थ बढ़कर, यही विड्थ एक्सटेंड होकर बढ़कर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई लोग? वो इतना हो जाएगा। मतलब कि पूरे के पूरे C कॉलम का, पूरे के पूरे C कॉलम के हर एक सेल का जो विड्थ होगा वो इतने से बढ़कर इतना हो जाएगा। मतलब यही C3 सेल जो आपको इतना सा दिखता था, अब वो आपको पूरा पूरा इतना बड़ा दिखेगा। पर मैम इस पे भी हम पूरा का पूरा 100 वर्ड्स का टेक्स्ट नहीं दे सकते। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है कि भाई उसको बढ़ाते जाओ, C कॉलम को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कब तक? जब तक उसके C3 सेल के अंदर उन 100 वर्ड्स के टेक्स्ट वैल्यू को हम एक ही लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर देते। पहली चीज। अब भाई ये मुझे ज्यादा फीजिबल नहीं लगा, ये चीज मुझे ज्यादा फीजिबल नहीं लगी कि मतलब एक स्प्रेडशीट की पूरी सुंदरता को बिगाड़ने का काम है कि मेरा स्प्रेडशीट ही गंदा सा दिख रहा है, कि बाकी के बाकी जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो एज इट इज हैं, या थोड़े बहुत आगे पीछे उनकी ब्रेथ हुई है या विथ हुई है। बाकी C ने तो इतना भयंकर खींच लिया केवल एक सेल की वैल्यू को सस्टेन करने के लिए। C कॉलम के हर सेल में इतनी ही बड़ी वैल्यू आई, जरूरी नहीं।
लेकिन एक सेल में आ गई है 100 वर्ड्स का टेक्स्ट वैल्यू, तो उसको फिट कराने के चक्कर में मुझे सी कॉलम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ गया। एंटायर जो मेरे वर्कशीट का लुक था, जो उसका प्रेजेंटेशन था, उसको हमने, कहते हैं ना एक लोकल लैंग्वेज में मैं एक बात बोल दूं, बैंड बजा दी। जी हाँ, पूरी वर्कशीट की हमने बैंड बजा दी है, सिर्फ एक टेक्स्ट वैल्यू या एक कॉलम में पूरी की पूरी 100 वर्ड्स की टेक्स्ट वैल्यू को समाने के लिए। होता है तो कितना गंदा लगेगा देखने में। एक तरीका तो ये है, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर ये फीजिबल नहीं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। एक तरीका क्या है कि आप ना उसी C3 सेल के अंदर एक काम करें, उसका विथ एज इट इज रहने दें, लेकिन जो 100 वर्ड्स का आपका टेक्स्ट वैल्यू था वो एक लाइन में ना लिख के उसको मल्टीपल लाइंस में तोड़ लें। मतलब बड़े से टेक्स्ट वैल्यू को आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हो। एक तरीका आपका ये है। तो भाई ये दोनों तरीके हैं। आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछा गया है वो कौन सा ऑप्शन, वो कौन सा सेटिंग है जो आपको अलाउ करता है टू राइट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इन द सेल्स। मतलब कि B3 से लेके F3 तक के जितने भी सेल्स दिए हुए हैं उन सब में मल्टी लाइन टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मल्टी लाइन टेक्स्ट पाने के लिए कि एक सेल इतना केपेबल हो जाए कि उसके अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट होने लगे, तो उसके लिए मुझे कौन से ऑप्शन और कौन से सेटिंग को सेट करना पड़ता है। चलिए भाई, हाँ जी, तो वो कौन सा ऑप्शन और वो कौन सा सेटिंग है जिसकी हेल्प से हम हमारी गिवन रेंज, हमारी रेंज क्या दी हुई है? हमारी रेंज दी हुई है B3 से लेके F3 तक। जो हमारा रेंज दिया हुआ है फ्रॉम द सेल B3 और द सेल एड्रेस B3 टिल F3, इस पूरे के पूरी रेंज में वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा सेटिंग है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जिसकी हेल्प से हम इन सारे सेल्स में किसी भी बड़ी टेक्स्ट वैल्यू को एज मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्या दिया हुआ है भाई, मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देख लें क्या फटाफट। मैं जानती हूं आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि आप मेजरली इस पर्टिकुलर ऑप्शन को और इस पर्टिकुलर सेटिंग को यूज भी करते आए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कैल्क सॉफ्टवेयर में काम करते हो और अगर आपने कभी एक्सेल में भी काम किया है तो आप इस ऑप्शन और सेटिंग को बिल्कुल जानते हो, इस्तेमाल भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो क्यों चिंता करना है भाई, हैव नो फियर व्हेन मैग्नेट ब्रेन्स इज हियर, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या प्रॉपर्टी होती है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेल वैल्यू को, अगर वो वैल्यू मोर देन 10 वर्ड्स है, तो उसको आप एक पर्टिकुलर सेल में मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो भाई आ जाएं क्या, देख लेते हैं इसका आंसर। बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। क्या नाम है? रैप टेक्स्ट। यहां पे आपको पूरा का पूरा स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक सिंगल वर्ड में पूछा जाता कि टेल द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द टेक्स्ट एज अ मल्टीलाइन टेक्स्ट विद इन द सेल, तो क्या नाम देते आप इसका आंसर देते क्या? आप इसका आंसर देते एज रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई लोग? रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से आप एक सेल में एक बड़े से टेक्स्ट वैल्यू को मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखें। टू डिस्प्ले मल्टीलाइन टेक्स्ट इन सेल्स वी कैन सिलेक्ट द सेल्स and right click on the selection and select format cells option। भाई पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कि भाई आप कैसे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर गिवन टेक्स्ट वैल्यू को मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैंने आपको एक वर्ड बताया है, एक बेसिक वर्ड बताया है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। अगर वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि उस ऑप्शन या उस सेटिंग का नाम है रैप टेक्स्ट। यही वो प्रॉपर्टी होती है, चाहे कैल्क सॉफ्टवेयर की बात करें, ये प्रॉपर्टी आपको एक्सेल में भी देखने को मिलेगी। एंड मेजरली ये ना आपको स्टैंडर्ड टूल बार या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार पर देखने को मिल जाती है। जी, कैल्क सॉफ्टवेयर में भी आपको ये प्रॉपर्टी फॉर्मेटिंग टूल बार पर देखने को मिल जाएगी। भाई रैप टेक्स्ट, अब इस प्रॉपर्टी तक हम पहुंचेंगे कैसे? ये लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, कतई कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सपोज करो ये आपका सेल है, या C3 ना लेते हुए हम अपनी रेंज को ही कंसिडर करते हैं। चलिए आइए,
हम अपनी रेंज को ही यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लेट्स जस्ट सी। चलो भाई, अपनी रेंज को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे आ गए। हमसे क्या बोला गया है भाई कि हमारे पास रेंज दिया हुआ है B3 से लेके F3 तक का। कौन सा रेंज दिया हुआ है? B3 से लेके F3 तक, मतलब B, C, D, E एंड F ये दिया हुआ है। फिर 1, 2, 3 एंड 4। ओके ओके ओके, ऑल राइट, नो इश्यूज, बिल्कुल हम इस चीज को अच्छे से सेट कर सकते हैं। आइए, चलो भाई, तो ये मेरे पास गिवन रेंज है और हमसे क्या बोला गया है, इस एंटायर वर्कशीट स्निपेट से, ये कहलाता है आपका वर्कशीट स्निपेट, मतलब बड़ी सी वर्कशीट जहां पे मैक्सिमम 65,536 रोज हैं एंड 1026 कॉलम्स हैं। तो एक वर्कशीट का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पर बनाकर रखा हुआ है। अब इसमें से मुझे कौन सी रेंज फाइंड आउट करनी है? आई नीड टू फाइंड आउट द रेंज B3 टू F3। तो भाई B3 सेल कौन सा होगा? B3 सेल यही तो होगा भाई, यही तो होगा। और कौन सा होगा भाई? B कॉलम, थर्ड रो। मतलब मुझे B3 से लेकर F3 तक के जितने भी सेल्स हैं उनमें जो जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं उन सबको मल्टी लाइन रूप में रिप्रेजेंट कराना है। तो इस पर्टिकुलर रो को उठा लें B3 से लेकर F3 तक। तो भाई इस रो को अब हम कंसिडर करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पे आपको चूज करना है फिर फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बल्कि अगर आप एक फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास एक लॉन्गर मेथड भी है। फॉर्मेट मेन्यू आइटम पे जाइए, फॉर्मेट मेन्यू आइटम पे जाने के बाद सेल्स ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपके सामने फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये एक लॉन्गर मेथड है और ये जो लिखा हुआ है ये इसका शॉर्टकट मेथड है। गिवन रेंज को सिलेक्ट कीजिए, अपने माउस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए डायरेक्टली। अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे कहां? अल्टीमेटली आप पहुंचने वाले हैं फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स पे। किस पे पहुंचोगे? आप पहुंचोगे फॉर्मेट सेल्स विंडो, दैट इज फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। अल्टीमेटली आप फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स पर ही पहुंचने वाले हो। चाहे इंटायर रेंज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, या फिर अपने पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू आइटम पे जाके सेल्स ऑप्शन को क्लिक करके अल्टीमेटली हमारे सामने खुलना एक ही चीज है भाई, और वो क्या है? वो है आपका फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, क्योंकि इसी के अंदर जादू शुरू होगा। इसी के अंदर आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आइए, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में आकर अलाइनमेंट टैब था कि नहीं था भाई? बता दो जल्दी से। अलाइनमेंट टैब था? कोई अलाइनमेंट टैब नाम की चीज थी? बिल्कुल थी, और ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले टॉपिक में। अगर आप अलाइनमेंट टैब जानते हो कि अलाइनमेंट टैब किस किस चीज के लिए काम आता है, तो इसका मतलब है कि आप मेरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टॉपिक था उसको अच्छे से देखकर आए हुए हो। ये बात मुझे समझ आ चुकी है। तो भाई फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में आइए, उसके अंदर अलाइनमेंट टैब में आइए। अलाइनमेंट टैब में आने के बाद सिलेक्ट कीजिए रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। कुछ इस तरीके से बना होगा, बंधु। किस तरीके से? मैम, अलाइनमेंट में तो हम क्या क्या करते थे? अपने सिलेक्टेड सेल्स की टेक्स्ट वैल्यूज का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करते थे। एज वेल एज इसी सिंगल अलाइनमेंट टैब के अंदर हम रोटेशन भी करा सकते थे अपने सिलेक्टेड सेल्स की डेटा वैल्यूज का। यही होता था अलाइनमेंट टैब के अंदर। आप तीन चीजें कर रहे थे। पहला, अपने सेलेक्टेड सेल्स के टेक्सचुअल वैल्यूज को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइन कर पा रहे थे, और इसी के साथ साथ इसी अलाइनमेंट टैब के अंदर आपको रोटेशन का भी एक ऑप्शन मिल रहा था कि आप अपने सिलेक्टेड सेल या मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज को कितनी डिग्री ऑफ एंगल से रोटेट कराना चाहते हैं। वहीं कहीं छोटा कहते हैं ना, नीचे कहीं कोने में या साइड में एक चीज मिली है आपको। एक चीज अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला होगा, दैट इज रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। इसके आगे एक चेकबॉक्स लगा होगा, और अगर आपने इस चेकबॉक्स को चेक कर दिया, अभी ये अनचेक्ड है,
अभी ये अनचेक था, मैंने इसको चेक कर दिया। क्या किया? मैंने इसको, इस चेक बॉक्स को मैंने चेक कर दिया, और जैसे ही इस चेक बॉक्स को मैं चेक करती हूं तो मतलब कि जो भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर कोई भी सेल, हमारी जो रेंज है दैट इज B3 से लेके F3 के किसी भी सेल में अगर एक बहुत बड़ी टेक्सचुअल वैल्यू है जो उस बेसिक सेल की विड्थ में नहीं समा पा रही है, उस पर्टिकुलर सेल में उस टेक्स्ट वैल्यू को मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में ऑटोमेटिकली हम फॉर्मेट कर देंगे। तो भाई फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स तक पहुंचिए, चाहे लॉन्गर मेथड से या फिर शॉर्टर मेथड से। अलाइनमेंट टैब के अंदर सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि चेक कीजिए इस रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी को और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ये करोगे ना, जैसे ही ये करोगे, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे सेल्स में आपके ऐसे टेक्स्ट होगी, लेकिन हम एक क्वेश्चन को यहां पे देख रहे हैं, तो B3 से लेके F3 तक क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखें। आओ देख लेते हैं पहले हमारी रेंज में B3 से लेके F3 तक दिया क्या हुआ है। आइए भाई, क्या क्या लिखा हुआ है B3 से लेके F3 तक, लेट्स सी। आओ भाई, B3 से F3, भाई बिल्कुल सही, देख सकते हो B3, C3, D3, E3 एंड F3। मतलब कि इस पूरे के पूरे सिलेक्टेड सेल में आपने जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज देखी, सारी की सारी टेक्स्ट वैल्यूज हैं, और ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, सैंडविच कॉस्ट सेकंड लाइन में इन RS, सेलिंग प्राइस सेकंड लाइन में इन रुपीस, प्रेडिक्टेड सेकंड लाइन में सेल्स, एक्चुअल सेकंड लाइन में सेल्स, और टोटल इनकम सेकंड लाइन में इन रुपीस। मतलब कि आपकी सेल की जो विड्थ थी, सारे के सारे सिलेक्टेड सेल्स में जो सेल की विड्थ थी वो एज इट इज रही, पर उसमें जो टेक्सचुअल वैल्यू थी वो मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। और भाई जब ऐसा हो रहा है तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? B3 से लेके F3 तक लगी होगी रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी। हमने B3 से लेके F3 तक, जो हमारे हिलटॉप हाई स्कूल के कैंटीन ओनर हैं, जब वो ये रिकॉर्ड बना रहे थे तो उन्होंने B3 से लेके F3 तक जितना भी रेंज सेलेक्ट किया हुआ है उसमें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब के अंदर जो रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स प्रॉपर्टी है उसको चेक कर दिया होगा। तभी B3 से लेके F3 तक सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट के रूप में हमें यहां पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये क्लियर हुआ? अब ये क्लियर हुआ? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो ये भी आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। चलिए देखिए क्या बोलता है ये। व्हाट कमांड हैज फैसिलिटेटेड द सेटिंग ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, मतलब कि मल्टी लाइन टेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, किस रेंज में हमारे क्वेश्चन में B3 से लेकर, हमारे क्वेश्चन में B3 से लेकर F3 तक, B3 से लेकर F3 तक, ठीक है मैम। B3 से लेके F3 तक का जो रेंज है उसमें जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने देखा, अभी देखा, तो बताइए मुझे वो कौन सा कमांड है जिसने इस मल्टी लाइन टेक्स्ट को पॉसिबल किया कि भाई एक सेल के अंदर अगर बहुत बड़ा टेक्सचुअल वैल्यू है तो उसको मल्टीपल लाइंस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सा कमांड था? बिल्कुल जानते हो भाई, बिल्कुल जानते हो, रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। यही तो कमांड था, द कमांड रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। The command wrap text automatically has facilitated the setting of multi-line text। भाई format cells dialog box के अंदर, alignment tab के अंदर wrap text automatically property को हमने जब चेक किया तो ये चीज पॉसिबल हो पाई। और भाई कौन सी चीज? मल्टी-लाइन टेक्स्ट हम रिप्रेजेंट कर पाए हैं एक सिंगल सेल के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए भाई, ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से पूरी तरीके से रिलेटेड था। आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। ओके, चलो। द ग्राफ बिलो हैज बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग द डेटा ऑन द स्प्रेडशीट गिवन जस्ट बिफोर। मतलब अभी भी क्वेश्चन 1 ने पीछा नहीं छोड़ा है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जहां हमने टैबुलर डेटा पे इतने सारे क्वेश्चंस किए, अब उसी पर्टिकुलर टैबुलर डेटा को हम यहां पर एक बार चार्ट नहीं,
कॉलम चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो भाई बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी भी लोगों को कॉलम चार्ट और बार चार्ट में अतः ही कंफ्यूजन होता है। तो भाई सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है एक कॉलम चार्ट और बार चार्ट में, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको भी बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम एंड अ बार चार्ट, और कैसे आप एक चार्ट को देख के बता सकते हो कि ये एक कॉलम चार्ट है और कैसे आप बता सकते हो कि ये एक बार चार्ट है। क्या एक ऐसी चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है? देखो भाई एक्स और वाई तो दोनों में होते ही होते हैं, एक्स एक्सिस उसमें भी होगा, वाई एक्सिस उसमें भी होगा, पर क्या डिफरेंस आता है एक कॉलम चार्ट और बार चार्ट में? अब ये आंसर मुझे आपसे चाहिए। चलो आओ। The graph below has been produced using the data on the spreadsheet given just before. फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस स्प्रेडशीट, बिल्कुल फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस स्प्रेडशीट जो हमने अभी देखी है उस पे बेस्ड हमने यहाँ पे इस कॉलम चार्ट को, ये एक कॉलम चार्ट है बंधु, हाँ जी ये एक कॉलम चार्ट है, उस प्रीवियस स्प्रेडशीट के डेटा को देखते हुए हमने ये कॉलम चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। देखो देखें क्या ध्यान से, बॉइल्ड पोटैटो यही था, चीज पोटैटो, चीज सैंडविच, चीज कैप्सिकम सैंडविच, बनाना चीज सैंडविच, पोटैटो ऑनियन सैंडविच, कैबेज चीज सैंडविच, सैलड, टमेटो, tuna and tuna and onion. These were various varieties and various categories of sandwiches of Hilltop High School. चलिए अच्छा, तो भाई ये दिया हुआ है, ओके मैम दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे जो हमारा कॉलम चार्ट हमको दिख रहा है, यहाँ पे जो हमको हमारा कॉलम चार्ट दिख रहा है, चलो आओ, इसमें देखो अलग अलग वैल्यूज थी, अलग अलग वैल्यूज थी और अलग अलग वैल्यूज को हमने यहाँ पर कॉलम चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो बार्स आप देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इस एंटायर वेबशीट का, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट का हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, पूरी स्प्रेडशीट का जो लास्ट कॉलम था, जो लास्ट एंट्री थी, भाई उसकी जो लास्ट एंट्री थी ना टोटल इनकम वाली, सिर्फ और सिर्फ उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मतलब कि आउट ऑफ द गिवन मल्टीपल डेटा सीरीज ऑफ द प्रीवियस स्प्रेडशीट हमने लास्ट डेटा सीरीज को यहाँ पर एक बार चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। बार चार्ट नहीं, कॉलम चार्ट। बहुत सही पकड़े हो भाई, कॉलम चार्ट। मैं कह रही हूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉलम चार्ट और बार चार्ट में, तभी पूछा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम एंड अ बार चार्ट एंड हाउ efficient are you to represent and identify the difference between the column and a bar chart. चलो आप तो भाई बताओ जल्दी से, ये हमें जो आखिरी जो हमारा डेटा सीरीज था उस डेटा सीरीज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है यूजिंग अ कॉलम चार्ट, ठीक है। देखो देख लो ध्यान से, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मैम वो तो बहुत ज़्यादा डेटा था, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा कॉलम चार्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो आपको बता देती हूँ ना मैं, देखिए यहाँ पे आइए, देखो ये जो लास्ट वाला था ना, ये जो लास्ट वाला कॉलम था टोटल इनकम वाला, टोटल इनकम वाला अलग अलग, सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट किया गया है और इसको सिलेक्ट करके हमने बार कॉलम चार्ट को क्रिएट किया है। यही सेलेक्ट किया है हमने, पूरे के पूरे डेटा वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया है और इस रेंज को सिलेक्ट करने पर हमारे सामने, इस रेंज को सिलेक्ट करने पर हमारे सामने ये कॉलम चार्ट बनकर तैयार है। देखो टोटल इनकम इन रुपीज, दिस इज द कॉलम। क्लियर? चलो आओ अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके आ जाओ, आंसर द क्वेश्चंस 1 to 6, मतलब इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड है 6 पार्ट्स। मजा आने वाला है, मतलब बेस्ड ऑन अबव चार्ट एंड फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस स्प्रेडशीट। ओके, लिस्ट द 2 सेल रेंजेस दैट हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट दिस ग्राफ। अब आप बताइए वो कौन से 2 सेल रेंजेस हैं जिनकी हेल्प से ये ग्राफ आप बना पाए हैं। कौन से वो 2 सेल रेंजेस हैं, सेल रेंजेस पूछे हैं जिनकी हेल्प से आपका ये ग्राफ बन पाया है। आपने एंटायर स्प्रेडशीट में से, जो स्प्रेडशीट आपके सामने थी, जो टैबुलर फॉर्मेट आपके पास था, जो डेटा आपके पास था, उनमें से कौन से ऐसे 2 सेल रेंजेस, 2 सेल रेंजेस आपने सेलेक्ट किए, कौन से ऐसे 2 सेल रेंजेस सेलेक्ट किए जिसकी हेल्प से ये वाला चार्ट बनकर तैयार हो पाया है। तो देखें क्या, आओ। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक चीज पता चल गई, एक सेल रेंज तो हमें पता चल गई और दैट वाज ऑफ द टोटल इनकम कॉलम। टोटल इनकम कॉलम में जो डेटा वैल्यूज थी उनको हमने सेलेक्ट किया था, तो एक सेल रेंज तो हमें पता चल गई है। पहला सेल रेंज क्या है हमारा,
पहला सेल रेंज है हमारा, पहला सेल रेंज क्या है? टोटल इनकम। टोटल इनकम वाला जो सेल रेंज है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और सेकंड क्या हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देख सकते हो। देखो इसको और बताओ मुझे आपके हिसाब से सेकंड सेल रेंज यहाँ पर कौन सी सेलेक्ट हुई होगी। चलिए देखें कितना अच्छे से आपने ग्राफ को अभी तक समझा है। चलिए आइए। हाँ तो भाई बताया क्या क्या है हमारा सेकंड सेल रेंज। भाई मैंने कहा था कि पहला सेल रेंज तो मुझे समझ आ गया है। हमारी जो स्प्रेडशीट हमारे पास थी, जो डेटा हमारे पास था टैबुलर फॉर्मेट में फॉर द हिलटॉप हाई स्कूल कैंटीन, तो भाई एक बात बता दो, उसमें से एक सेल रेंज तो आपका होगा वो सेल रेंज जो टोटल इनकम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि उसी के कॉलम्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। बार चार्ट में इस टोटल इनकम वाला जो सेल है, जो रेंज है, उन्हीं की वैल्यूज को ये कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला तो मुझे ये समझ आया। सेकंड क्या हो सकता है, क्या आपने बताया है कमेंट सेक्शन में? एक सेकंड सेल रेंज क्या हो सकती है जिसको हमने सिलेक्ट किया था टू क्रिएट दिस कॉलम चार्ट? वो कौन सी सेल रेंज थी जिसको हमने सेलेक्ट किया था अलोंग विद द टोटल इनकम सेल रेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट द चार्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू? तो भाई अगर आपने ढंग से ग्राफ को पढ़ा हुआ है, मेरे ग्राफ्स की एक्सरसाइजेस को, मेरे ग्राफ्स के लेक्चर्स को अगर आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो आप जानते हैं इसका आंसर। भाई बिल्कुल सही, सेल रेंजेस रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द सैंडविचेस। अलग अलग सैंडविचेस का नेम्स कहां दिया हुआ था बंधु? A3 से लेकर A15 समथिंग, राइट? तो भाई क्या था, आपने यहाँ पे देखा है दो सेल रेंज, एक टोटल इनकम वाला सेल रेंज और एक वो सेल रेंज जहां पे आपके अलग अलग सैंडविचेस की वेराइटीज के, जो अलग अलग वेराइटीज हैं सैंडविचेस की, उनका नेम मेंशन था, क्योंकि वही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए देख लें, सेल रेंज देख लें। पहले सेल रेंज देख लेते हैं हम, कौन सी सेल रेंज थी वो? इट वाज A4। देखो यहां से शुरुआत हुई, यहां से यहां से यहां से यहां से चला 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 चला, A4 से लेके कितना है, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका, पहली सेल रेंज तो आ रही है आपकी A4 से लेकर, ठीक है, पहली आ रही है आपकी A4 से लेकर, A4 से लेकर A13, ठीक है। एक सेल रेंज ये है तो A4 ये है, तो ये होगा आपका B4 से लेकर B13 तक। सेकंड है आपका B4 से लेकर B13। चलिए देखें क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, देख लें क्या? चलिए आइए देखते हैं इसको हम अच्छे से। ओके बिल्कुल सही बात है भाई। कौन कौन से सेल रेंजेस है? एक है हमारा A4 से A13 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, एंड सेकंड सेल रेंज है हमारा, अच्छा दिस इज नॉट B, दिस वुड बी F ना, दिस वुड बी F, यस दिस वुड बी F, हमने गलती से यहाँ पे B लिख दिया है, दिस वुड बी F4 to F13। आपके ग्राफ में ये दो ऐसे कॉलम वैल्यूज थी, ये दो ऐसे सेल रेंजेस थे जिनको सिलेक्ट करने के बाद ही आपने कॉलम चार्ट बनाया था। सो देख लेते हैं, द टू सेल रेंजेस दैट हैव बीन यूज्ड to create this graph are A4 to A13 and B4 to F4 to F13। पता नहीं क्यों बार बार B निकल रहा है। चलो आप A4 से A13 तक गया है और F4 से F13 तक गया है, हमारी दो सेल रेंजेस। ये दो ऐसी सेल रेंजेस थी जिनको हमने सिलेक्ट किया था, तभी जाकर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये बन के आया है, ये ग्राफ पॉसिबल हो पाया है। चलिए आगे बढ़ ले फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। Why is it better to view this information on a graph rather than a spreadsheet? अरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अगर आप ग्राफ में देख रहे हैं, why is it better? ऐसा क्यों माना जा रहा है इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अगर आप ग्राफ पे व्यू करते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू व्यूइंग द ऑल द इंफॉर्मेशन, इन कंपैरिजन और कंपैरेटिवली व्यूइंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन अ स्प्रेडशीट। भाई वही इंफॉर्मेशन जो आपको ग्राफ फॉर्म में यहाँ पे दिखी, वही इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले स्प्रेडशीट में एक टैबुलर फॉर्मेट में पहले से ही दिख रही है, उसको ग्राफ फॉर्म में भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट वाज द कॉलम ग्राफ। तो भाई या कॉलम चार्ट, तो भाई ऐसा क्यों माना जाता है कि उसी सेम इंफॉर्मेशन को अगर आप एक चार्ट के रूप में या फिर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो वे बेटर होता है देन अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग दैट सेम इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ स्प्रेडशीट डेटा।
क्यों ऐसा जरूरी है और क्यों ये बेहतर है आप जानते हो? अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन पर लिख डालिए, क्योंकि आप इसका आंसर जानते हैं। बहुत बार हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डेटा को हम ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं वो और भी ज्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली आप उसको किसी सेल के अंदर रिप्रेजेंट करें। ये क्वेश्चन और ये टॉपिक, ये जो मुद्दा है ना, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके ओपिनियन जानना चाहती हूं कि आपको क्यों लगता है कि एक सेल का डेटा सेल में जितना अच्छा नहीं दिखेगा उससे ज्यादा वो एक ग्राफ के रूप में हमको समझ आएगा और बेटर होगा। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी इसका आंसर मेरे हिसाब से तो मैं बता ही दूंगी। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी। Okay, it is so because graphs offers a visual representation। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ग्राफ्स होते हैं ना, क्योंकि जो ग्राफ्स होते हैं वो ऑफर करते हैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंटेशन? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कहते हैं ना किसी चीज को, कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को एक बार देख लेते हैं, पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है या ज्यादा दिनों तक याद रहता है। इंस्टेड उस चीज को अगर आपने कहीं पढ़ा हो या रिटन फॉर्मेट में देखा हो। ये बात सच है, ये बात बहुत सच है। एंड नॉट ओनली दिस थिंग इज ट्रू फॉर इन कंसिडरेशन टू द कैल्क वर्कशीट, कि अगर मैं कैल्क वर्कशीट की बात करूं तभी ये चीज सच होगी। अगर मैं किसी अदर टॉपिक, किसी अदर एजेंडा, किसी अदर सब्जेक्ट की भी बात करूं तो उसमें जो चीजें आप पिक्टोरिकली ज्यादा देखते हैं, पिक्चर फॉर्म में ज्यादा देखते हैं, वो चीजें आपको ज्यादा समय के लिए याद होती हैं इन कंपैरिजन टू सीइंग दैट सेम थिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दैट सेम थिंग इन द वर्ड फॉर्मेट। चलिए आइए, इट इज सो बिकॉज इट द ग्राफ्स ऑफर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। बिल्कुल सत्य बात है भाई, बिल्कुल सत्य बात है। डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा होता है। दैट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने देखो, ये तो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन थी, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन थी जो अभी हमने देखी। नॉर्मल सैंडविचेस हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं और अलग अलग सैंडविचेस का अलग अलग कॉस्टिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है उसको हमने किसी अदर सेलिंग प्राइस में बेच दिया है। हमने टारगेट इतना का रखा था लेकिन सेल इतनी की हुई है, तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, टोटल इनकम मुझे कितना हुआ है। ठीक है, टोटल इनकम मुझे कितना हुआ है। इसमें टोटल लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है मुझे। तो ये सारी चीजें टैबुलर फॉर्मेट में तो मैंने समझी, लेकिन ग्राफिकल वे में जब ये चीजें रिप्रेजेंट होना शुरू हुई तो ये डेटा मुझे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी तो बहुत सिंपल डेटा है जो मैंने समझा और आपके सामने बोल दिया। सपोज करो 100 ऑफ लाइन्स का एक रिकॉर्ड है और ऐसा ही रिकॉर्ड है जहां पे हर एक सेल वैल्यू प्रीवियस सेल वैल्यू से रिलेटेड है। तो इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करना, डेसिफर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वही इस कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर मैं एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो और भी ज्यादा आसान हो जाता है टू डेसिफर, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड। ओके, दे इनहैंस अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ्स जो होते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इनहैंस करते हैं। किसी भी चीज को हमारे सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसको और भी ज्यादा इनहैंस करता है हमारा ग्राफ। ठीक है, एड इन कंपैरिजन। किसी भी दो पर्टिकुलर डेटा वैल्यूज के बीच में अगर हम कंपैरिजन कराना चाहें तो टैबुलर फॉर्मेट में वो चीज इतने अच्छे से नहीं होगी जितने अच्छे से हम उसको ग्राफ में कंपेयर कर पाएंगे। देखो जरा ध्यान से, सिर्फ बातें बोलने की नहीं है, हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। देखिए जरा, देखो अब अगर मैं, देखो कैसे हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं एक ग्राफ के रूप में। ये ग्राफ की हेल्प से हम कैसे कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अब देखो, मुझे पता है सैंडविचेस के बहुत से टाइप लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल इनकम एक महीने में इनमें से वो कौन सी सैंडविच थी जिसने सबसे ज्यादा इनकम करके दी। क्या देखेंगे हम देखेंगे किसको, टूना को। टूना जो सैंडविच थी हमारी, उसने सबसे ज्यादा इनकम करके दी है। कितनी दी है? 600 और 700 से ऊपर। ठीक है, और इनमें से कौन सी वो सैंडविच थी जिसने सबसे कम इनकम हमें करके दी? बॉइल्ड पोटैटो। तो मतलब इस बार ग्राफ की हेल्प से मुझे दो अलग अलग वैरायटीज ऑफ सैंडविचेस की दो अलग अलग वैरायटीज के बीच में और इजीली कंपैरिजन करना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। वही अगर मैं टैबुलर डेटा देखती, वहां पर भी मैं कंपैरिजन कर सकती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पे मुझे हर एक डेटा वैल्यू को खुद फिजिकली, खुद आपके पर्सनली देखना पड़ता।
कि भाई ये 144 लिखा है, अच्छा ये 286 लिखा है, अच्छा ये ऐसा लिखा है, अच्छा इसमें से सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है, अच्छा इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, तो इट विल टेक टाइम। वही बार ग्राफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि सबसे बड़ा कॉलम, सॉरी देखो मेरे मुंह से भी कभी कभार बाहर निकल जाता है, सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, टूना है। सबसे छोटा कॉलम कौन सा जा रहा है, बॉइल्ड पोटैटो जा रहा है। हर एक कॉलम को देखने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ हाईएस्ट इनकम वाला जो हमारा सैंडविच का वैरायटी था वो निकालना था, और जिसने सबसे कम इनकम करके दी है उस वैरायटी को यहाँ पे स्पॉट करना था। वो मैंने इस कॉलम चार्ट की हेल्प से इजीली स्पॉट कर लिया। तो अब समझ में आया कि एक ग्राफ हमको कंपैरिजंस कराने में भी बहुत हेल्प करता है, जो कि एक टैबुलर डेटा हमें नहीं कर पाता है, हमारा टाइम बचाता है एक ग्राफ। चलिए आइए, देख रहे हो बिल्कुल, मतलब मैं आपको फिजिक्स यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी चीजें दिखा रही हूँ, सिर्फ थ्योरी नहीं समझा रही हूँ। थ्योरी में जो लिखा हुआ है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। आइए, तो समझ में आया कैसे ये कंपैरिजंस करने में सबसे बेहतर माना जाता है। चलिए आइए, हाईलाइट एक्सेप्शंस। अगर आपके इंटायर डेटा में कुछ भी एक्सेप्शन है, कोई भी अलग सी चीज है जो आप टैबुलर फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, वो आपको एक ग्राफ में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। चलिए आइए, एंड फैसिलिटेट डेटा स्टोरी टेलिंग। अगर कोई एक ऐसा डेटा है, देखो डेटा स्टोरी टेलिंग कि आपका पूरा डेटा कहाँ लेके जा रहा है पूरी कहानी को। आपका जो ये पूरा डेटा था उसने क्या बताया, इस पूरे डेटा ने आपको क्या बताया। अच्छा मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में, इस एंटायर डेटा से, पूरा जो आपने सैंडविच का डेटा देखा है, पूरा सैंडविच के डेटा से आपको एक कंक्लूजन मिला होगा, और वो क्या कंक्लूजन था, चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो क्या बोला था मैंने, स्टोरी टेलिंग, डेटा की स्टोरी टेलिंग। और मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी स्प्रेडशीट हमें गिवन है उसको देखिए और बताइए कि एक कंक्लूसिव पॉइंट जरूर आ रहा होगा। तो भाई देख लें क्या क्या कंक्लूसिव पॉइंट आ रहा है, चलिए देखते हैं। एंटायर स्प्रेडशीट को हम यहां पे फिर से देखने वाले हैं, एंटरटेन करने वाले हैं। आइए भाई देखो, तो भाई इस पूरे के पूरे डेटा से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा था। इस पूरे डेटा को देखने के बाद अलग अलग सैंडविचेस की वैरायटीज यहां पे दी हुई हैं, अलग अलग सैंडविच की वैरायटी, उसका अलग अलग कॉस्ट प्राइस, अलग अलग कॉस्ट प्राइस है तो भाई अलग अलग सेलिंग प्राइस पे इसको बेचा है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट प्राइस ऑन द वैरायटी ऑफ अ सैंडविच। और इसी के साथ साथ हमने देखा प्रेडिक्टेड सेल्स, कि हर सैंडविच का कितना सेल्स हमने प्रेडिक्ट किया था, और इसी के साथ साथ किया कितना प्रेडिक्ट था और हुआ एक्चुअल में कितना सेल्स है ये भी हम देख चुके हैं, और टोटल इनकम भी हम देख चुके हैं। तो भाई ये सारे के सारे कॉलम्स को अच्छे से डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे एक कंक्लूजन ये मिला कि फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस जो कैंटीन है हिलटॉप हाई स्कूल की, उसका एक पर्टिकुलर इस रिकॉर्ड में जो टोटल इनकम इसकी हुई है वो हुई है 4530। ये कंक्लूजन मेरे पास आया है। तो भाई एक पर्टिकुलर डेटा को जब आप ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो इस कंक्लूजन को भी हम आसानी से वहां पे मैप आउट कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे इस कंक्लूजन को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे टोटल इनकम के कॉलम्स को, इस टोटल इनकम जिस कॉलम में है उसके सेल्स के डेटा को इंडिविजुअली यहाँ पे रेफर करना पड़ता था, तब जाके हमें समझ आता था कि इन सबको हमने प्लस किया तो टोटल इनकम हमारे फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस की 4530 हुई है फॉर अ सिंगल डे। ये बात हमें समझ में आई। तो लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए मुझे इन सारी की सारी वैल्यूज को अलग अलग एनालाइज करना पड़ रहा है, और वही अगर मैं इस पर्टिकुलर टोटल इनकम का जो कॉलम है इसकी वैल्यूज को अगर ग्राफ के रूप में देखूं, लेट्स सी, ओके चलिए देखते हैं। तो भाई इनको अगर मैं ग्राफ के रूप में देखूं तो इजीली मैं यहाँ से सारी वैल्यूज देख के उनको सम करके आसानी से बता सकती हूँ कि टोटल हमारा 4530 की इनकम हुई है पर डे की। एक दिन में जो ये सैंडविचेस वाले हैं, ये जो कैंटीन वाले हैं, उनकी 4530 की इनकम हुई है। तो मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि ग्राफिकल फॉर्मेट और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपके डेटा को एनालाइज करने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। कंपैरेटिवली रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इन द कौन सा फॉर्म, रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इन द टैबुलर फॉर्मेट। चलिए आइए आगे बढ़ लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ये हुआ
सेकेंड ये हुआ स्टोरी टेलिंग, जैसे कि हम कह सकते हैं डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा स्टोरी चली और स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला, समरी क्या निकली कि एक दिन में इस पर्टिकुलर कैंटीन की जो टोटल अर्निंग थी वो 4500 थी। दैट इज डेटा स्टोरी टेलिंग, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव दैन स्प्रेडशीट्स फॉर कन्वेइंग इनसाइट्स, engaging audiences and guiding decision making। ये सारी की सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आप किसी डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में एनालाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। आइए, सजेस्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर अबव चार्ट। ओके, ये जो चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट का जो हमारा कॉलम चार्ट है उसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? आप बताइए इस पूरे के पूरे चार्ट का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? भाई एक बार हम अपनी कैंटीन का नाम देख लेते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए हम यहाँ पे कैंटीन का नाम देख लेते हैं, दैट इज फेवरेट लंच टाइम सैंडविच। ठीक है, फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस, ये हमारी कैंटीन का नाम है और इसने अपने एक दिन में बिकने वाले जितनी भी सैंडविचेस की वैरायटीज थी इनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, टोटल सेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो आपके हिसाब से फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस, भाई सैंडविचेस मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको सैंडविच पसंद ना आती हो। सीरियसली मुझे पता है सैंडविच सबको पसंद आती है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ओनली अडल्ट्स, सबके सब, हम सबके सब सैंडविच को पसंद करते हैं। मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है, सच में। चलिए आइए, तो भाई आपके हिसाब से क्या होगा इसका एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल? अगर आप एक अप्रोप्रिएट टाइटल दे सकते हैं इस चार्ट को तो बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि स्प्रेडशीट डेटा को देखने के बाद, चार्ट को देखने के बाद चार्ट का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइटल है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज लंच टाइम सैंडविचेस सेल्स। जी हाँ, लंच टाइम सैंडविचेस सेल्स कैन बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर योर अबव चार्ट, दैट इज द कॉलम चार्ट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो आपको बताया है, मैंने ये जो टाइटल आपको बताया है आप भी वही टाइटल रखें। आप अपने हिसाब से कोई अदर टाइटल भी दे सकते हैं अपने क्रिएटेड बार कॉलम चार्ट को, जैसे कि लंच टाइम सैंडविचेस सेल्स मैं यहां पे लिख रही हूं, आप इस पूरे के पूरे चार्ट को सेल्स फॉर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कोई टाइटल रख सकते हैं इस पूरे के पूरे चार्ट का, या फिर ये कह लीजिए सेल्स of lunchtime sandwiches। ओके, ये भी आप रख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सेल लंच टाइम सैंडविचेस सेल्स या फिर सेल्स ऑफ लंच टाइम सैंडविचेस, आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो भी टाइटल रखते हैं वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। चलिए आइए, जो बता सके, देखो हम किसी भी पर्टिकुलर चार्ट का टाइटल एक्चुअल में रखते क्यों हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, उसमें हमने क्या मेंशन किया था कि हम किसी भी चार्ट का टाइटल भी मेंशन कर सकते हैं एंड व्हाई इज इट सो। और किसी भी चार्ट का टाइटल हम कहां मेंशन करते हैं? चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के चार्ट एलिमेंट सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है अपने क्रिएटेड चार्ट को, या जो चार्ट आप क्रिएट कर रहे हो यूजिंग द चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स, उस पर्टिकुलर चार्ट को आप एक टाइटल भी दे सकते हो। और टाइटल देना क्यों जरूरी है? इंटायर चार्ट, चाहे कोई भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हो, कितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई भी कैटेगरीज ही क्यों ना रख रहा हो, लेकिन वो चार्ट एक्चुअल में आपको किस चीज के बारे में बता रहा है ये आपका टाइटल ही बताएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया लंच टाइम सैंडविचेस सेल्स, ये मेरे इस कॉलम चार्ट का टाइटल है, तो इस टाइटल को देखते हुए मैंने क्या समझा कि लंच टाइम सैंडविचेस नाम का हमारा कैंटीन है और उसके पर डे की सेल्स कितनी है सैंडविचेस की, उस पर ये चार्ट बना हुआ है। क्लियर हुआ क्यों टाइटल एक चार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है? क्योंकि टाइटल ना किसी भी चार्ट, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे ग्राफ, चाहे बार चार्ट हो, चाहे कॉलम चार्ट हो, डोनट चार्ट हो, पाई चार्ट हो, एक्स वाई चार्ट हो या फिर नेट चार्ट हो, नेट चार्ट ही क्यों ना हो, हर चार्ट को एक टाइटल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब तो चार्ट की वैरायटीज हैं जिसमें आप अपने अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन आपका जो चार्ट है वो एक्चुअल में आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको बताना भी तो जरूरी है। अगर कोई बाहर से एक रीडर आया, उसने ना ही सोर्स डेटा बनाया ना ही उसने चार्ट क्रिएट किया, वो सिर्फ मेरे चार्ट को देख रहा है, अब उसके पास सोर्स डेटा भी नहीं है
उसके पास सोर्स डेटा भी नहीं है। तो ये बात उसे कैसे पता चलेगी कि वो सिर्फ चार्ट को देख के ये बात कैसे पता लगाएगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है, ये जो कैटेगरीज लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए हर चार्ट को टाइटल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे बता दो आपकी क्या ये बात सही है या गलत है। अगर ये बात सही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि टाइटल इंपॉर्टेंट है, और अगर ये बात गलत है तो आप बताइए अगर टाइटल हम नहीं देंगे किसी भी चार्ट को तो और क्या दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो क्या बताया है कमेंट सेक्शन में कि एक चार्ट को टाइटल देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर टाइटल नहीं देंगे तो क्या देंगे। भाई मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये कहा होगा कि मैम एक चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक चार्ट का मेन गेट होता है उसका टाइटल। भाई किसी के घर भी जाते हो तो उस घर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है उस घर का एड्रेस। अगर उस घर का एड्रेस ही नहीं पता होगा आपको तो आप घर तक कैसे पहुंचोगे। एक घर के बाहर खड़े होकर भी आपको ये समझ में कैसे आएगा कि इस घर में रहने वाले लोग क्या हैं और कौन कौन इस घर में रहता है। या फिर आप किसी स्पेसिफिक फ्रेंड के अगर जाना चाहते हो और आपको उसके घर का एड्रेस नहीं पता है तो हो सकता है कि आप उसके घर के नीचे ही खड़े हुए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो घर है इसके अंदर ही आपका फ्रेंड रहता है। वो कौन बताता है, उस घर का एड्रेस। आपके पास आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस होगा और वो एड्रेस उस घर के बाहर लगा होगा, तभी आप अपने दिए हुए या अपने पास जो आपके पास एड्रेस है उसको और उस घर के बाहर लिखे हुए एड्रेस को मैच करते हो, तभी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई यही तो मेरे दोस्त का घर है, यही तो मेरे यार का घर है। तो भाई यही कहलाता है कि किसी भी चार्ट को आप चाहे अभी बनाइए, चाहे आगे चल के पढ़िए, या कोई भी अदर व्यक्ति अगर आपके चार्ट को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो बिना चार्ट टाइटल के उसको ये चार्ट समझना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर चार्ट के लिए जो टाइटल होता है वो बहुत ही अहम होता है। चलो आ जाओ आगे बढ़ लें, हमारे पास 3 पार्ट्स और बचे हैं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आइए, Which data range is the y-axis range? Okay, y-axis range मतलब जो हमने कॉलम चार्ट बनाया हुआ है, उस कॉलम चार्ट में जो y एक्सिस है, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पे, उस पे कुछ वैल्यूज प्लॉटेड हैं, है कि नहीं। तो भाई जो ये वैल्यूज प्लॉटेड हैं हमारे y एक्सिस पे कॉलम चार्ट में, तो वो जो y एक्सिस पे वैल्यूज हैं वो आपकी स्प्रेडशीट के किस सेल रेंज के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या पूछा है कि आपके कॉलम चार्ट की जो y एक्सिस है, आपके कॉलम चार्ट जो आपने कॉलम चार्ट बनाया है ना बंधु, कॉलम चार्ट बनाया है। हाँ जी मैम, बिल्कुल बनाया है, हमने देख लिया है। जब से उसी को तो देख रहे हैं, अभी भी अगर हमको नहीं पता तो भाई फिर तो हमको सोचने की जरूरत है। तो भाई जो कॉलम चार्ट है उसमें जो y एक्सिस है, कॉलम चार्ट जो हमने कॉलम चार्ट अभी देखा क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसके जो y एक्सिस है उस पर कुछ वैल्यूज प्लॉटेड हैं। तो आपकी इंटायर स्प्रेडशीट में वो कौन सा डेटा रेंज है, मतलब कि वो कौन सा सेल रेंज है जिनकी वैल्यूज को वो कौन सा रेंज है आपकी स्प्रेडशीट का जिनकी वैल्यूज को हम अपने कॉलम चार्ट के y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है कि आपके पास जो स्प्रेडशीट है जहां पे पूरा डेटा दिया हुआ है हमारे फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस जो कैंटीन है उसका, उसमें से वो कौन सा रेंज है जिनकी वैल्यूज को हमने कॉलम चार्ट के वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। देख लें क्या, देख लें। चलिए देखिए, देखो ये कुछ वैल्यूज थी, ये कुछ वैल्यूज है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इन वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं वो आपके स्प्रेडशीट के किस कॉलम के सेल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन सा रेंज है। चलिए भाई देख लें क्या। आइए देखो, हमको एक बात पता है कि हम यहाँ पे टोटल इनकम एक रेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। ओके, या फिर इस तक आने की भी हमको ज़रूरत नहीं है, इस तक आने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस चार्ट को देख के भी हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटायर वर्कशीट के किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है हमारे टोटल इनकम वाले कॉलम को रिप्रेजेंट। टोटल इनकम का जो कॉलम है दैट इज कॉलम एफ, ठीक है। कॉलम एफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बार चार्ट, ठीक है मैम। कॉलम एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है इन द बार चार्ट। तो भाई कॉलम एफ में जो वैल्यूज दी हुई थी उन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है,
उन्हीं वैल्यूज को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। देखो देखो ध्यान से, देखो बड़ी ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या दिक्कत हो रही है, देखिए इसको, टोटल इनकम के कॉलम की जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को हम यहाँ पे कॉलम्स की हेल्प से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वही वैल्यूज हमने अपनी वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करके रखी है। देखें, देखो आओ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। अगर बॉइल्ड पोटैटो का देखें तो कितना है 144, बॉइल्ड पोटैटो का देखें तो कितना है 144, ठीक है मैम 144। ये कितना है 560, ये कितना है 624, दिस इज 540। इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है 228, 550, 600, 396, 660 एंड अल्टीमेटली 228। ये हमारे पास दिए हुए हैं कुछ फिगर्स, ठीक है मैम। तो भैया ये फिगर्स दिए हुए हैं, ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देख लो क्वेश्चन पे आते हैं हम, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन पे या फिर क्वेश्चन पे आने से पहले हम आएंगे अपनी इन वैल्यूज पे। देखो बॉइल्ड पोटैटो कितना था, बॉइल्ड पोटैटो कितना था हमारा भाई, देखो जरा, देखो जरा बॉइल्ड पोटैटो कितना था हमारा। देखो बॉइल्ड पोटैटो हमारा कितना दिखा रहा है 144, कितना दिखा रहा है 144। देखिए यहाँ पे, देखिए देखो इस चीज को बड़े ध्यान से देखो, 100 से थोड़ा ऊपर 200 से कम, मतलब ये 144 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइल्ड पोटैटो। 560 500 और 600 के बीच में 560, ठीक है ठीक। फिर 624, फिर होगा आपका 624 चीज कैप्सिकम, चीज कैप्सिकम 600 से ऊपर दैट इज 624, ठीक है दिस इज चीज कैप्सिकम। फिर होगा 540, 540 पे आइए, 500 और 600 से के बीच में 560 ये है तो 560, 540 560 से कम है तो देखो ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब आ जाओ पोटैटो अनियन पे, पोटैटो अनियन है आपका कितना 228, 228 200 एंड 300 के बीच में 228 कहाँ यहीं लाए करेगा 228, ठीक है। आ जाओ ये है आपका 540, ठीक, ये है आपका 624, ओके दिस इज 560, दिस इज 144, ठीक। चलो फिर आओ कैबेज चीज पे, कैबेज चीज है आपका 550। देखो 500 से ऊपर, 540 से ऊपर, 540 से भी थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है दैट इज 550। आओ 550 के बाद आएगा 600। देखो 600 का ग्रिड लाइन कहाँ जा रहा था, देखो ग्रिड लाइन देखो 600, 600 की ग्रिड लाइन ये जा रही है भाई, ये जा रही है तो भाई 600, ठीक है। फिर आएगा हमारा कौन सा टमेटो, टमेटो कितना जा रहा है 396, टमेटो है आपका 396, ये देखो 396, ओके। फिर है आपका 660, 600 से ऊपर 700 से कम दैट इज 660, और फिर है आपका 228। देखो ये इसके साथ आ रहा है, पोटैटो अनियन ट्यूना एंड अनियन ये साथ में आ रहे हैं, देखो 228 एक ही वैल्यू है। तो इसी से ये समझ आया कि कैसे कैसे आपका ये जो बार ग्राफ है वो किस डेटा रेंज की वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर रहा है अपने वर्टिकल एक्सिस पे। तो कौन सा डेटा रेंज है भाई, ये कौन सा डेटा रेंज है, देख लो जल्दी से, फटाफट से देख लो अभी भी। दिस इज F4 से F13, क्या है भाई F4 से F13, मतलब बॉइल्ड पोटैटो से लेके ट्यूना एंड अनियन तक। हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए F4 से F13। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए हमें रेंज मिल गई है, हमें ये वाली रेंज मिल चुकी है, ओके हमें ये रेंज मिल चुकी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। चलो तो कौन सी रेंज है F4 से F13, द रेंज इज F4 टू F13, ओके। F4 से F13, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके पहले मुझे ये बता दो कि क्वेश्चंस को ढूंढने में यहाँ पे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो तब भी आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या मिसिंग आपको लग रहा है जिससे कि मैं आगे चल के अपनी आगे आने वाली वीडियोज में उस चीज को आपके लिए लेकर आऊं। चलिए भाई F4 से F13 हमारा आंसर हो सकता है, चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। Of course, this is A4 to A13. Which data range is the y-axis range?
Okay, which data range is the y-axis range? It can't be A4 to A13. A4 to A13 आपका x-axis range होगा. Okay, this is x-axis. Okay, this is x-axis. ये x-axis पे देखो कैटेगरीज थी A. देखो भाई ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, कैटेगरीज आपकी x-axis पे हैं, कैटेगरीज आपकी x-axis पे हैं, बल्कि y-axis पे, y-axis पे आपका क्या है, y एक्सिस पे क्या है आपका, y एक्सिस पे आपकी वैल्यूज हैं, y एक्सिस पे आपकी वैल्यूज हैं. तो भाई y एक्सिस रेंज कौन सी होगी, y एक्सिस विल बी F4 टू F13. क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. x एक्सिस जो कि कैटेगरी एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके स्प्रेडशीट के A4 से लेके A13 का डेटा, दैट इज ब्रॉइल्ड पोटैटो, टूना, ये सब x एक्सिस पे है, A4 से A13, और F4 से F13 आपका y एक्सिस पे है, मतलब कि वैल्यूज रिप्रेजेंट किए जा रहा है F4 से F13 की. क्लियर. चलिए आगे बढ़ ले, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट 5, What is the name of above chart type? बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है. मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है. अभी जो हमने चार्ट देखा है वो कौन सा चार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इट इज अ कॉलम चार्ट. द नेम ऑफ अबव चार्ट टाइप इज द कॉलम चार्ट. ये हमारा एक कॉलम चार्ट ही तो था. चलिए, suggest another chart type that would be equivalently effective in conveying the information as above chart. बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये. भाई कॉलम चार्ट तो हमने बना दिया. आपके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ कॉलम चार्ट के अलावा वो और कौन सा चार्ट है जो इस पूरी इंफॉर्मेशन को इतने ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था. हमने कॉलम चार्ट तो बना दिया है टू रिप्रेजेंट द टोटल इनकम मेड बाय द फेवरेट लंच टाइम सैंडविचेस रेस्टोरेंट या कैंटीन. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉलम चार्ट बना दिया. लेकिन आपके हिसाब से वो और कौन सा चार्ट होगा जो इस इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है? आप अपना आंसर्स बता सकते हैं. कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सा अदर चार्ट हो सकता है. ऑप्शंस देती हूं मैं आपको. चलिए आइए, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूं. इन तीनों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा अदर चार्ट और भी अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकता था, या अगर और भी अच्छे से नहीं कर सकता है लेकिन इक्विवेलेंटली ऐसे ही इस इंफॉर्मेशन को हमें सामने लेके आ सकता था, इस इंफॉर्मेशन को इसी तरीके से और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता था. क्या है भाई, क्या है? मैं दे रही हूं आपको बार चार्ट, ठीक है. एक मैं दे रही हूं आपको पाई चार्ट, और एक मैं दे रही हूं आपको बार चार्ट दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, और एक मैं दे रही हूं आपको कितना, मैं आपको दे रही हूं क्या दे सकते हैं, एरिया चार्ट. चलो आ जाओ. ये 3 चार्ट्स हैं और इन तीनों चार्टों में से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से वो चार्ट होगा जो इस इंफॉर्मेशन को इसी तरीके से अपने अच्छे तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सकता था. जल्दी बताइए, ABC क्या होगा वो चार्ट. जब तक मैं आपको बता देती हूं, दैट इज अ बार चार्ट. क्या है? बार चार्ट. अनदर चार्ट टाइप दैट वुड बी इक्विवेलेंटली इफेक्टिव इन कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन एज अबव चार्ट इज द बार चार्ट. बिल्कुल सही बात है, बार चार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा. पाई चार्ट क्यों नहीं होगा मैम? पाई चार्ट इसलिए नहीं होगा बंधु क्योंकि पाई चार्ट एक सिंगल क्वांटिटी के अलग अलग पार्ट्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. और क्वेश्चन में क्या था? टोटल इनकम हमको रिप्रेजेंट करनी थी. टोटल इनकम हमको दी हुई थी 4536. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अलग अलग इनकम्स निकाली हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ सैंडविचेस की, और उन अलग अलग इनकम्स के बीच में मुझे कंपैरिजन दिखाना था. लेकिन पूरा ये जो फिगर आया हुआ था ये मुझे बाद में मिला, पहले नहीं मिला. पहले नहीं मिला. ऐसा नहीं था कि मेरे पास 4000 रुपए हैं और मुझे उन 4000 रुपयों को कुछ इस तरीके से बांटना है. आप चाहें तो उसको बाय चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी. टोटल जो आपका 4536 था उसको पाई चार्ट में आप अलग अलग सैंडविचेस की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे. लेकिन पाई चार्ट में रिप्रेजेंटिंग दिस बिग फिगर इज नॉट अ ग्रेट थिंग. पाई चार्ट में छोटे फिगर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से. बिग फिगर्स अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट बाय फार आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट चार्ट. क्लियर? चलिए, तो भाई कॉलम चार्ट की हेल्प से तो कर दिया, बार चार्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो भाई क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा था
इसी पूरे के पूरे डेटा को अगर मैं एक बार चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करती तो कुछ नहीं होता, पता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इतना होता कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी ना वाई एक्सिस पे, वो वैल्यूज आ जाती यहाँ पे, कुछ ऐसी ही थी 100, 200, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज, 500 एंड 600, कुछ ऐसी वैल्यूज थी। ये सारी की सारी वैल्यूज जो कॉलम चार्ट के अंदर आपके वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रही थी, वो वैल्यूज अब आपकी कैटेगरी एक्सिस पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगी। और जो कैटेगरीज आपकी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रही थी इन द कॉलम चार्ट, अब वो आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आएगी। यही डिफरेंस होता है एक बार चार्ट और एक कॉलम चार्ट में। चलिए, बॉइल्ड पोटैटो ये था, ये पहला हमारा कैटेगरी था, ठीक है। फिर कुछ चीज था, चीज कैप्सिकम, टूना, पोटैटो, अनियन, कुछ ऐसी ऐसी हमारी कैटेगरीज थी, ठीक है। अब तो मैम जब वैल्यूज इन्होंने आपस में एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज कर लिया, कैटेगरीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हटके वर्टिकल पे आ गई, वर्टिकल पे जो वैल्यूज थी वो वर्टिकल से हटके हॉरिजॉन्टल पे आ गई। तो भाई जब इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया है अपने फॉर्मेट का, तो कॉलम चार्ट में जो कॉलम्स हैं वो भी तो एक्सचेंज होंगे। तो भाई जो कॉलम्स हमें ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे, अब वो कॉलम ना दिख के किस तरीके से दिखेंगे? अब वो दिखेंगे हमें बार की तरीके से। किसकी तरीके से भाई लोग? बार्स की तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे। यही कॉलम अब आपके बार्स बन चुके हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अपने कॉलम चार्ट को उल्टा घुमा देना। इसको अगर आप उल्टा घुमाओगे तो ये कॉलम चार्ट बन जाएगा, और इसी कॉलम चार्ट को आपने थोड़ा सा और रोटेट किया तो ये आपका बार चार्ट बन गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर? क्लियर? तो जिन्होंने भी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था फ्रॉम द एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर और द नॉट ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस सेशन, जिन्होंने भी मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है कि एक बार चार्ट और एक कॉलम चार्ट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उनका नेम बिल्कुल डेफिनेटली शाउट आउट होगा। मैं उनका नेम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शाउट आउट करने वाली हूं। वेरी गुड स्टूडेंट, अगर आपने यही आंसर मुझे दिया है तो वेरी गुड। चलो आ जाओ। इफ अ पाई चार्ट वर क्रिएटेड विद द सेम, देखो वही चीज आ गई कि क्या एक पाई चार्ट इस डेटा रेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एक पाई चार्ट में आप छोटे से डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, एक छोटी सी होल क्वांटिटी को मल्टीपल पार्ट्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो बहुत इजीली होता है। लेकिन पाई चार्ट की हेल्प से अगर मैं सेम डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, इफ अ पाई चार्ट वर क्रिएटेड विद द सेम डेटा रेंजेस, what information would it convey? चलिए देखें। If a pie chart were created with the same data ranges, it could easily compare the profits. क्या कर सकता है? हम पाई चार्ट की हेल्प से इजीली अपने सेल्स के प्रॉफिट्स को कंपेयर करा सकते हैं ऑन थ्रू आउट डिफरेंट फिलिंग्स ऑफ सैंडविचेस। अलग अलग जो सैंडविचेस हैं, अलग अलग सैंडविचेस से हमें क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है, उसको हम एक पाई चार्ट की हेल्प से ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते। टोटल इनकम को हम पाई चार्ट की हेल्प से ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहली बात एक सिंगल डेटा सीरीज थी, टोटल इनकम था, सिंगल डेटा सीरीज थी, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट हो जाता। सिंगल डेटा सीरीज ही रिप्रेजेंट हो रही है। पाई चार्ट था या कॉलम चार्ट था, कॉलम चार्ट हमने बनाया था, कॉलम चार्ट में एक सिंगल डेटा सीरीज ही तो रिप्रेजेंट हुई है, दैट इज द टोटल इनकम। एंटायर डेटा में से केवल एक डेटा सीरीज को हमने रिप्रेजेंट किया है इन दैट चार्ट, इन द कॉलम चार्ट, जो हमारा क्वेश्चन चार्ट था कि नहीं था? तो उसमें मैंने एक डेटा सीरीज रिप्रेजेंट की, और हम सब जानते हैं कि पाई चार्ट सिंगल डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमारा फिगर था वो कितना था? वो था आपका 4530 या 36, कुछ ऐसे ही था। ये फिगर बहुत बड़ा है। अलग अलग टाइप के सैंडविचेस, अलग अलग उनका इनकम था। किसी का 144 था, किसी का 600 था, किसी का 228 था। तो मतलब 600। अब तुम सोचो, आप सोचिए, इस चीज को सोचो कि एक हमारे पास पाई चार्ट दिया हुआ है। अब इसमें से 600, 4000 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 600 अपने आप में ही इतनी जगह ले जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स पाई चार्ट बनेगा हमारा। तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर आप इस पूरे के पूरे डेटा रेंज में से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट, तो टोटल इनकम को रिप्रेजेंट ना करते हुए
टोटल इनकम के बेसिस पे आगे चल के जो प्रॉफिट निकलता, उस प्रॉफिट को आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा बड़ी फिगर का नहीं होता है. इफ अ पाई चार्ट वर क्रिएटेड विद द सेम डेटा रेंजेस, इट कुड इजीली कंपेयर द प्रॉफिट्स अर्न्ड थ्रू डिफरेंट फिलिंग्स ऑफ सैंडविचेस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आगे चल के अगर मैं टोटल इनकम को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्टिकुलर सैंडविच वैरायटी का, जो वैरायटी है सैंडविच की, उसका अगर मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करती, उस प्रॉफिट को मैं पाई चार्ट की हेल्प से ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती थी, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है, हजारों में नहीं होता है, कुछ आपके हंड्रेड्स में ही होता है. चलिए, क्लियर हुआ? चलिए आई. ओके तो भाई यहां पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है. जी हाँ, आज हमने डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस. जी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस. मैम आपने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस कराए हैं, हमारी बुक में 4 क्वेश्चंस थे. तो भाई 2 क्वेश्चंस तो देख लो, 2 केवल क्वेश्चंस ही थोड़ी थे, हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स भी तो थे. तो इसी के साथ साथ आपको ये बात समझ आ गया होगा कि मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2, जहां पर हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. और आप सब जानते हैं कि mangetbrains.com आपका अपना mangetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज, ई बुक्स एंड ई नोट्स. टॉप कोर्सेज पे एक बार नजर मार लें. चलो आओ. सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है. भाई जब जब मैं इस चीज को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है. पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं ये बात जानती हूं कि सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में कोई पढ़ाना पसंद ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स आपको पढ़ा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, एंड दैट इज योर ओनली mangetbrains.com. तो फटाफट से ब्राउजर्स में जाइए और वहां पे टाइप कीजिए www.mangetbrains.com. सिंपली mangetbrains.com भी डालेंगे तो आप सबके सामने मैग्नेट का ये ऑफिशियल पेज खुलकर आ जाएगा. ये बच्चों को देख रहे हो, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से पढ़कर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. और अगर इनमें से आप कोई एक बनना चाहते हो, तो भाई 3 काम करने पड़ेंगे. पहला, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर नहीं किया है तो. बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है. बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल को चूज कीजिए ताकि आप मिस ना कर सकें एक भी क्वालिटी कंटेंट. लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये सेशन आपको कितना इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग लगा है. किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और अपने डाउट्स वहां पर लिख दीजिए. आप सबको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एंड मैं स्पेशली आपका हर एक कमेंट देखते हैं, और जेन्युइन कमेंट्स को मैं, जेन्युइन क्वेरीज के बच्चों की मैं रिप्लाई बैक भी करती हूं. तो भाई जाते जाते इतना सुनते जाओ कि mangetbrains.com आपके लिए लेके आया है फ्लैट डिस्काउंट ऑफर्स. जी हाँ, अभी mangetbrains.com पे चल रहे हैं बहुत अमेजिंग ऑफर्स. फिलहाल अभी हमारा दिवाली ऑफर चल रहा था, हो सकता है दिवाली ऑफर एक्सपायर कर गया हो, और अगर नहीं किया है तो अभी जाइए अपने ब्राउजर्स में, टाइप इन कीजिए mangetbrains.com. वहां पे आप ग्रैब कर सकते हैं अपनी क्लास से रिलेटेड ई नोट्स भी. एग्जामिनेशन नियर है भैया, ई नोट्स को अभी से ग्रैब नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे एग्जामिनेशन में. इसी तरीके के साथ हम लोगों के साथ बने रहिए, ई नोट्स को ग्रैब कीजिए, परचेज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. शेयर करना मत भूलना, 'cause शेयरिंग इज केयरिंग. स्टे ट्यून्ड.